भावनाओं भरे, देश प्रेम भरे, भावनाओं भरे और देश प्रेम के भरे इन क्षणों को संजोते हुए यहाँ उपस्थित समस्त भारतीय और कोरियाई समुदायों की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं उनसे अनुरोध करते हैं कि वे हमें संबोधित करें। 네, 여러분 이제 총리님의 연설이 있겠습니다. 모두 자리에서 정숙 유지해 주시기 바랍니다. नमस्ते। चीन में और मंगोलिया में भारतीय समुदाय के दर्शन करने के बाद मैंने विदाई ली थी, लेकिन कोरिया में मैंने आते ही पहले आपके दर्शन करना तय किया। और सबसे पहले आपके दर्शन करने के बाद ही और काम करना इसलिए तय किया क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने कोरिया को लैंप ऑफ ईस्ट कहा था। शायद जो दीर्घदृष्टा लोग होते हैं, जो मनीषी होते हैं, उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उनकी कलम से जो वाक्य निकलते हैं, उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता है। 1925-30 का कालखंड, और तब कोरिया की प्रगति, कोरिया की स्थिति आज जो है वैसे नहीं थी। 30 साल पहले का कोरिया कैसा था, वे कोरिया के लोग भी बड़े बखूबी उसका वर्णन करते हैं। लेकिन करीब करीब 80-90 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा था कि कोरिया ये लैंप ऑफ ईस्ट है, ये पूरब का प्रकाशमान एक तेजस्वी तारले के रूप में देखा था। और यहां की जनता ने जो रविंद्रनाथ जी टैगोर को दिखाई देता था, इसको पुरुषार्थ करके पूरा करके दिखाया। मेरी सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खास करके विदेश नीति का, और वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, अब बहुत देख लिया। और हम देख रहे हैं कि यह भूभाग, अड़ोस पड़ोस के सारे देश किस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के संबंध में भी इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में वही बातें कही जाती थी
कि अब हिंदुस्तान का सूर्योदय हो चुका है। अब हिंदुस्तान विश्व के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। विश्व के अर्थवेत्ताओं ने, इकोनॉमिस्ट ने एक नया शब्द दिया था दुनिया के सामने, ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और उन्होंने कहा था कि जो ब्रिक्स देशों का समूह है, उसकी जो आर्थिक गतिविधि है वो विश्व के आर्थिक जीवन को ड्राइव करेगी, इसकी छाया बनी रहेगी। ये 20वीं सदी के आखिरी दिनों में, 21वीं सदी के प्रारंभ में कहा जाता था। लेकिन पिछले 10 साल 15 साल के भीतर भीतर दुनिया के स्वर बदल गए। आर्थिक विशेषज्ञों के स्वर बदल गए और वो कहने लगे कि भाई ये ब्रिक्स जो हम कह रहे थे और जो सोच रहे थे, लेकिन लगता है कि BRICS में आई तो लुढ़क रहा है, आई तो नीचे जा रहा है। सब दूर चिंता हो रही थी कि अगर जो सपना ब्रिक्स के रूप में पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था के लिए देखा था, वो अब लुढ़क रहा है। क्यों? क्योंकि आई लुढ़क गया। लेकिन पिछले 1 वर्ष में दुनिया के स्वर बदले, ऐसा नहीं, दुनिया का नजरिया भी बदल गया। दुनिया को अब लगने लगा है कि ब्रिक्स में आई के बिना ब्रिक्स संभव नहीं ही होगा। जितनी ग्लोबल रेटिंग इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, रेटिंग एजेंसीज अदर और हो, मूडी जैसे संस्थाएं हो, सबने पिछले 2-3 महीनों में अलग अलग जगह पे, अलग अलग फोरम में एक स्वर से कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। जब पहले सुनते थे कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो लगता था कि एशिया की सदी में हम भी कहीं होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आज एशिया को लगता है कि अब हिंदुस्तान जिस प्रकार से उठ खड़ा हुआ है, 21वीं सदी एशिया की सदी बन के रहेगी। एक बात निश्चित है, आप भी हिंदुस्तान से आए हैं, प्रोफेशनल्स के रूप में आए हैं। कोई 5 साल पहले आया होगा, कोई 10 साल पहले आया होगा। कोरिया में कोई भारतीय समुदाय की बहुत ज़्यादा संख्या भी नहीं है, बहुत कम संख्या में है। ज़्यादातर लोग तो एक दूसरे को नाम से जानते होंगे, गांव से जानते होंगे, इतना निकट का छोटा सा अपना परिवार है। लेकिन ये छोटे से परिवार का जो उमंग मैं देख रहा हूँ, जो उत्साह देख रहा हूँ आपका, इससे मुझे लगता है कि आपने जो कोरिया में देखा है, आपने जो कोरिया में टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन देखा है, आप भी चाहते हैं ना हिंदुस्तान में भी वैसा ही हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बिना कैसे होगा?
आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपको जो यहां अवसर मिला है, वो जितना भारत के साथ जुड़ेगा, भारत को आगे बढ़ने में सुविधा बढ़ जाएगी। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है जी, अब यहां नहीं रहना है। और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। मैं इसके कारणों में नहीं जाता हूं और न ही मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन ये धरती की सच्चाई है कि लोगों में एक निराशा थी, आक्रोश भी था। और मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि अलग अलग जीवन के गणमान्य लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, विदेशों में कितनी ही कमाई क्यों ना होती हो, उससे कम कमाई होती हो तो भी आज भारत वापस आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अभी तो मैं बोल रहा था और वहां से आवाज आई थी हम आने को तैयार है। ये जो मूड बदला है, जो मिजाज बदला है, और आखिरकार देश होता क्या है जी? सरकार यानी देश नहीं होता है, मोदी यानी देश नहीं होता है, 125 करोड़ देशवासियों का जज्बा ही तो होता है जो हिंदुस्तान होता है। और आप कल्पना करिए, हम तो वो लोग हैं जो इसी पीढ़ी में हिंदुस्तान से यहां आए हैं। अभी भी हमारा परिवार वहां है, वो गांव, वो खेत, वो खलिहान, वो गलियां, वो फ्लैट, वो यूनिवर्सिटी, वो यार दोस्त, सब कुछ सामने है। आज भी ट्विटर फेसबुक पर दोस्ती चलती रहती होगी, लेकिन नाता कैसा होता है आप कल्पना कीजिए। सदियों पहले कोई कन्या अयोध्या से शादी करके कोरिया आई, सदियों बीत गई, सूर्य रत्ना की शादी यहां पर किम सुरो के साथ हुई। अयोध्या के राजघराने की बेटी ब्याह करके आई, सदियों पहले आई, और आज भी कोरिया में बहुत से परिवार हैं जो अपने नाम के साथ किम लिखवाते हैं, और वे सारे के सारे, जिनकी तादाद भी लाखों में है, वो सारे के सारे अपने आप को भारत के साथ नाता होने का गर्व करके जीते हैं। अगर सदियों पहले एक कन्या यहां आई, राजकुमारी आई, शादी हुई, और वो सदियों में जो परिवार बढ़ता गया, आज सदियों के बाद किम सरनेम से जुड़े हुए सारे लोग भारत के साथ अपनापन महसूस करते हैं। हम तो अभी अभी आए हैं। और इसलिए हमारा भारत भक्ति का भाव, भारत के विकास की चिंता, भारत में कुछ भी बुरा हो तो आप भी उतने ही चिंतित होते होंगे जितना कि वहां
प्रत्यक्ष घटना को देखने वाला होता होगा। यही तो है जो ताकत होती है। कभी कभार बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम वहां रहते हमें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन आपको यहां से बराबर दिखाई देती है। हम क्रिकेट के स्टेडियम में बैठ कर के अगर मैच देखते हैं तो बहुत ध्यान नहीं रहता है कि बॉल किस तरफ गया, खिलाड़ी किस तरफ खड़ा है, लेकिन जो घर में बैठ कर के टीवी पे देखता है उसको सब पता चलता है कि कौन कहाँ खड़ा है, बॉल कहाँ गया, कैसे गया। तो आपको भी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका दूर बैठे बैठे भली भांति हर चीज का पता होता है। और आज तो कम्युनिकेशन वर्ल्ड इतनी बदल गई है कि आपको पल पल की खबर रहती है, हर कोने की खबर रहती है। टेक्नोलॉजी ने युग बदल दिया है। भारत ने अपनी विकास यात्रा का रास्ता चुन लिया है और हम ये मान के चलते हैं, आप लोग यहां आकर के देखा होगा कि आप जब हिंदुस्तान में थे तब आपकी सोच और कोरिया में आने के बाद आपकी सोच बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। वहां जब रहे होंगे तब उन इश्यू में हम उलझते होंगे और यहां आकर के देखा होगा तो आपके ध्यान में आया होगा समस्याएं हर किसी को होती है। क्या 30 साल पहले कोरिया को समस्याएं नहीं थी क्या? क्या 30 साल 40 साल पहले जो देश आजाद हुए उनको समस्याएं नहीं थी क्या? समस्या हर किसी को थी, लेकिन जब उस देश ने तय कर लिया कि इन समस्याओं का समाधान खोज लिया और उस रास्ते पर हिम्मत से चल पड़े तो समस्याओं का समाधान भी हुआ और विकास की नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर पाए। आज चीन इतनी तेज गति से आगे बढ़ा, कारण क्या? 30 साल तक लगातार उसका ग्रोथ करीब करीब 10% रहा, 9%, 10%, और उसने चीन के पूरे जीवन को, पूरी सोच को बदल दिया। कोरिया 30-35 साल में बदला हुआ देश है और इसलिए मेरा ये विश्वास है, मैं जानता हूं 125 करोड़ देशवासियों तक इस बात को पहुंचाना, इस काम के लिए हर एक को जोड़ना, वो काम कठिन तो है, लेकिन वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मक्खन पे लकीर करता हूं। मैं पत्थर पे लकीर करना जानता हूं। और इसलिए रास्ता कठिन है, तत्कालीन राजनीतिक लाभ कोसों दूर है, उसके बावजूद भी मैंने रास्ता चुना है। भारत की समस्याओं का समाधान की एक ही जड़ी बूटी मुझे नजर आ रही है और जो जड़ी बूटी को लेकर के मैं चल पड़ा हूं, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास है। गरीब से गरीब परिवार में शिक्षा पहुंचानी है, गरीब से गरीब परिवार में आरोग्य की सुविधाएं पहुंचानी है, गरीब से गरीब को रहने के लिए पक्का घर देना है, तो ये विकास के बिना संभव नहीं होगा। और इसलिए विकास को ही हमने सर्वाधिक केंद्र में रखा है और उसी का नतीजा है कि 1 साल के भीतर भीतर आज हम दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाले देश के रूप में उभर करके खड़े हो गए। और विकास करना है मतलब सिर्फ
बड़े बड़े रोड बना दो, बिल्डिंग बना दो, ये मेरी सोच नहीं है। मुझे सामान्य मानवी की जिंदगी बदलनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जैसे मैं बराबर पीछे लगा हूं कि भाई हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। क्या कारण है कि 21वीं सदी में हमारी माताओं बहनों को खुले में जाना पड़े शौच के लिए? क्या ये शोभा देता है क्या? तो मैं लगा हूं इसके पीछे, कोशिश कर रहा हूं, सबको समझा रहा हूं, हर एक को आग्रह करता हूं आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए। और देशवासी समझ रहे हैं, देशवासी लगेंगे, लेकिन काम कठिन है कि नहीं भाई? जो काम सदियों से नहीं हुआ वो काम करना मुश्किल तो है कि नहीं है? लेकिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% हो या ना हो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बस इस मंत्र को लेकर के चला हूं दोस्तों। हमें काम बहुत बड़ा है, मुश्किल है, राजनीतिक लाभ नहीं मिल सकता, इसलिए नहीं करना। वो दिन अब देश सहन नहीं कर सकता। देश का नौजवान ये चीजें सहन करने को तैयार नहीं है। वो कहता है राजनीति को बाजू में रखो, कुछ परिवर्तन करके लाओ, ये देश चाहता है और हम उस दिशा में लगे हुए हैं। हर क्षेत्र में हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। नीतिगत निर्णय भी करने हैं, व्यवस्थाओं को भी सुधारना है। और कुछ चीजों में तो हम लोगों की आदत इतनी खराब हो गई है, उसमें किसी सरकारों का दोष मैं नहीं देख रहा हूं। हम 125 करोड़ देशवासी इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, हम सब जिम्मेवार हैं। हम सब जिम्मेवार हैं। कभी हम कार्यक्रम देर से शुरू करें तो हम क्या बोलते हैं? ये तो इंडियन ट्रेन है। क्या भाई, अपने देश के लिए ऐसे बोलते हैं क्या? ये हमें पता भी नहीं, आदत हो गई है, आदत हो गई है। सरकारी दफ्तर में लेट आना नहीं, इसमें क्या लेट आना? मैं हैरान था जब मैं प्रधानमंत्री बना तो खबरें ये नहीं आती थी कि मोदी क्या कर रहा है। खबरें ये आ रही थी कि यार सब लोग दफ्तर में समय पे जाने लगे हैं, ऑफिस ही समय पे खुल रही है, अफसर दफ्तर में समय पे जा रहे हैं। ये खबरें पढ़ करके पल भर के लिए तो लगता है चलो यार सरकार बदली तो नजरिया भी बदला, माहौल भी बदला, लेकिन मुझे ये खबर पढ़ के पीड़ा होती थी। क्या सरकारी मुलाजिम को समय पर अफसर ऑफिस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब ये कोई खबर की है एक बात है। आज दोपहर को घर जाएं, माँ समय पे खाना खिलाएं, बढ़िया खाना खिलाएं, तो न्यूज ट्वीट करते हैं क्या? आज माँ ने बढ़िया खाना खिलाया, ट्वीट करते हैं क्या? सहज है, सहज है। ये हम सहजता खो चुके हैं। हमने कोशिश की है हमारे हर कदम से देश हित है कि नहीं है, मैं देश के काम आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं, मैं एक कूड़ा कचरा भी कहीं फेंक देता हूं, मतलब मैं देश की इच्छा के विरुद्ध काम करता हूं। यहां तक मेरी भक्ति जगती है कि नहीं जगती है? 125 करोड़ देशवासियों में ये भक्ति जगाने की मेरी कोशिश है। और अगर ये हम कर लेते हैं, फिर सरकार कोई भी हो, कैसी भी हो, हिंदुस्तान को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। भारत का अपना एक वैश्विक दायित्व है। मानव जात आज जो विश्व के संकटों से घिरी हुई है, उसको रास्ता दिखाने का सामर्थ्य भारत के चिंतन में है, भारत की सोच में है, भारत के संस्कार में है, भारत की संस्कृति में है। आवश्यकता है भारतीयों का उसके प्रति भरोसा हो।
कोई भी देश उसके पड़ोसियों के साथ किस प्रकार से अपना व्यवहार करता है, पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे यहाँ विदेश नीति की जब चर्चाएं होती हैं तो पहले क्या होती है, किसी समय वो डिप्लोमेटिक रिलेशन और बड़े बड़े शब्द हुआ करते थे, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स, यही चीजें आती रही। भाइयों बहनों, हमने एक नया रास्ता चुना है और जो रास्ता भारत की सच्ची पहचान है। हमने नया कुछ नहीं किया है और वो रास्ता है मानवता का। मानवता को केंद्र बिंदु में रख करके, मानवीय मूल्यों को केंद्र बिंदु में रख करके क्या विश्व के साथ हम अपने आप को जोड़ सकते हैं क्या? इन दिनों सार्क देशों के रिवाइवल की चर्चा हो रही है, सार्क कंसेप्ट में प्राण आ रहा है, ऐसी चर्चा हो रही है और भारत अपना दायित्व निभा रहा है। और इन सार्क देशों में कौन है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, भारत, यही देश है। हमने मानवता के आधार पर उन देशों को जोड़ा है, संवेदनाओं को प्राथमिकता दी है। श्रीलंका के अंदर हिंदुस्तान के 5 मछुआरों को फांसी की सजा हुई। भारत सरकार ने अपने जो भी राजद्वारी संबंधों थे उसका भरपूर उपयोग किया और मानवता के मुद्दे के आधार पर किया और उन 5 मछुआरों को जीवित वापस लाया गया। श्रीलंका एक स्वतंत्र देश है, वो फांसी पर लटका सकते थे, उनके कानून ने निर्णय किया था, लेकिन कभी कभार मानवता की भी एक ताकत होती है। मालदीव सार्क में हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर पीने के पानी का संकट रहता है तो टेक्नोलॉजी से वाटर प्यूरिफिकेशन करके पानी पिया जाता है। पूरे देश में एक दिन पूरा सारे उनके पीने के पानी के प्लांट ही खत्म, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक देश के नागरिकों के पास पीने का पानी नहीं था। मालदीव के राष्ट्रपति जी ने हमें संदेश दिया कि जी सर, ऐसी तकलीफ है। हमने कहा आप चिंता मत कीजिए। विमान के द्वारा उस देश को पीने का पानी पहुंचाया, दूसरे दिन स्टीमर चालू कर दिए, पानी पहुंचाया और जब तक उनका प्लांट शुरू नहीं हुआ, मालदीव के एक भी नागरिक को प्यासा नहीं रहने दिया। हमारी प्रेरणा राजनैतिक संबंधों के केंद्र में मानवता थी और मानवता को केंद्र में रख करके चले। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का एक नौजवान ईसाई संप्रदाय पर मैं फादर के रूप में काम कर रहा था। करीब करीब 1 साल से वो आतंकवादी उसको उठा के ले गए थे, तालिबान के कब्जे में था। जिंदा है मर गया कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन हम लगे रहे थे। मानवता का काम था कि फादर प्रेम, जिसको तालिबान के लोगों ने उठा लिया था, उसको वापस लाना है। अफगानिस्तान और भारत के राजद्वारिक संबंधों में मानवता का बहुत तत्व था। 1 साल के बाद उन तालिबान के हाथ में से उस फादर प्रेम को वापस लाए, उसके मां बाप को सुपुर्द कर दिया। बांग्लादेश, जिस दिन से बांग्लादेश का जन्म हुआ, एक सीमा विवाद का भी जन्म हुआ। 41 ईयर से, 41 साल से उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था।
आशंकाओं के बीज बोए जाते थे, सरकारें बदलती रहती थी, समस्या खड़ी रहती थी। हमने 1 साल के भीतर भीतर बांग्लादेश और भारत की सीमा विवाद को समाप्त कर दिया और मैं देश के सभी राजनीतिक दलों का अभिनंदन करता हूं, सभी राजनीतिक दलों का। पहली बार हिंदुस्तान की लोअर हाउस अपर हाउस दोनों ने अगले कार्यक्रम के लिए सूचना आ गई। लोअर हाउस अपर हाउस दोनों ने संपूर्ण सहमति से, एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं गया, पूर्ण बहुमत से निर्णय किया, संपूर्ण सर्वसम्मति से। केंद्र बिंदु मानवता। अभी नेपाल में भूकंप आया और नेपाल के प्रधानमंत्री ने पब्लिकली कहा, और मैं उनका बड़प्पन मानता हूं, उन्होंने पब्लिकली कहा, नेपाल के प्रधानमंत्री पब्लिकली ये कहे कि नेपाल में भूकंप आया, ये मुझे मोदी के ट्विटर से पता चला। ये उन्होंने पब्लिकली कहा। और जिस तेज गति से भारत नेपाल के आंसू पहुंचने के लिए दौड़ पड़ा और नेपाल पे संकट बड़ा भयंकर आया है। मैं गुजरात में जन्मा हूं, मैंने गुजरात के भूकंप को देखा है, मुझे मालूम है भूकंप की त्रासदी कितनी भयंकर होती है। लेकिन भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो गया है। हमारे राजद्वारी संबंधों के केंद्र बिंदु में है मानवता। यमन में हमारे 4000 भारतीय फंसे हुए थे, बमबारी हो रही थी, चारों तरफ मौत का साया था। हिंदुस्तान के नागरिक बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे शंका थी। हमने साहस किया, राजद्वारी संबंधों का उपयोग किया। बमबारी के बीच में 2 घंटे बमबारी रोकने के लिए हम समझा पाए और इतने में हम विमान ले लेकर के हमारे 4000 लोगों को बाहर ले आए। और 4000 लोगों को लाए, उसमें 48 देशों के लोगों को लाए थे। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सूचना की थी कि आप फंस गए हो, आप भारत सरकार का संपर्क करो, वो बचा पाएगी आपको। नेपाल में 50 से अधिक देश के लोग फंसे हुए थे। दुनिया के सभी देशों ने दिल्ली में भारत सरकार का संपर्क किया और भाइयों बहनों, नेपाल से भी 50 से अधिक देशों के नागरिकों को बचा करके बाहर निकालने का काम हमने किया। हमने यमन में से पाकिस्तान के नागरिकों को भी बचाया और पाकिस्तान ने भी 12 भारतीय नागरिकों को बचाया। इतना ही नहीं, स्पेशल प्लेन करके पाकिस्तान ने उन नागरिकों को हिंदुस्तान छोड़ने की व्यवस्था भी की। इन सब के केंद्र में हमारे पड़ोसी देशों के साथ मानवता के अधिष्ठान पर हम दुनिया को अपने आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजी। कोरिया जानता है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा विकास को कितनी नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। हमारी कोशिश है भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने। हमारी कोशिश है दुनिया के पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भारत में भी हो और भारत के पास जो टैलेंट है उसमें नया इनोवेशन और रिसर्च हो ताकि दुनिया को हम कुछ दे सके। और इसलिए मेक इन इंडिया का मंत्र लेकर के मैं पूरे विश्व को निमंत्रित कर रहा हूं। आप वो नौजवान हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो आधुनिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं। आपके पास एक अवसर है अनुभव पाने का। आप यहां आए हैं, जितना ज्यादा सीख सकते हैं सीखिए, जितना ज्यादा जान सकते हैं जानिए, और फिर वो किसको काम आएगा मुझे मालूम है।
और इसलिए मैं आप सबको विकास के लिए, नई ऊंचाइयों को पाने के लिए, दूर भारत के बाहर रहते हुए भी अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, ये शुभकामना देने आया हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान, उस पर जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है, उतना ही अधिकार आप सबका है। संकट की घड़ी में हिंदुस्तान पासपोर्ट के कलर नहीं देखता है। हमारा खून का रिश्ता काफी होता है और इसलिए हिंदुस्तान से भले आप दूर हो, लेकिन वो भारत मां के आशीर्वाद सदा सर्वदा आप पर बने रहे, ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपकी प्रगति, आपका जीवन, आपका आचार विचार कोरिया में भी भारत के प्रति गौरव बढ़ाने वाला रहेगा। और आज मैं अनुभव करता हूं जी, दुनिया में भारत सरकार की कचहरी में बैठे हुए अफसरों से ज्यादा भारत के नागरिक हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा कर देते हैं। एम्बेसी में बैठे हुए लोगों की संख्या तो 5, 10, 15, 20, 50 होती है, लेकिन आप हजारों की तादाद में होते हैं। और आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि एम्बेसी और भारतीय समाज कंधे से कंधा मिला करके काम करने लग गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और इसलिए मैं आपको फिर से एक बार कोरिया की धरती पर आपके इस उत्साह उमंग के लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरा जो सम्मान किया, स्वागत किया, ये सम्मान स्वागत मोदी नाम के एक व्यक्ति का नहीं है, 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद।